नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। वही उत्तर प्रदेश और वहीं के घात प्रतिघात, आज चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम गया लेकिन सवाल बहुत छोड़ गया, जिनके बारे में हम देश के वरिष्ठ संपादक, जो समान रूप से आर्थिक मामलों के और राजनीतिक विषयों के ज्ञाता हैं, श्री आलोक जोशी को आप देख रहे हैं मेरे साथ। आलोक जी का स्वागत करने से पहले मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि आलोक जोशी भी उन चंद पत्रकारों में या संपादकों में हैं जो बिना लाग लपेट के विश्लेषण करते हैं और अपनी बात कहते हैं। आलोक जी, मेरे दिमाग में ये सवाल, मैंने जब आपको आमंत्रित किया तो मैं सोचा था आपसे क्या पहला सवाल क्या पूछूंगा। मुझे लगा मुझे आपसे ये पूछना चाहिए कि ये चुनाव जो 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का हो रहा है, इसमें आपने अवश्य अंदाजा लगाया होगा कि कुल मिला के कितना पैसा खर्च हुआ है। हालांकि चुनाव नहीं खत्म हुआ है, लेकिन अंदाज हो गया होगा कि पैसा कितना खर्च हुआ है प्रचार में, सभाओं में, उम्मीदवारों के द्वारा अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में। जो हर चुनाव में सुनते हैं कि आजकल कैश बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हर जगह, तो मतदाताओं को अगर आप कैश नहीं देते हैं तो आपकी तरफ नहीं आते हैं। अगर आपने कुछ आकलन किया हो तो बताइए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के माथे पर कितना बोझ लेके आया है? जी, संतोष जी, सबसे पहले तो मैं पिछली बार की मुलाकातों में बात कह नहीं पाया और किसी कार्यक्रम में मौका भी नहीं मिला। तो सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ मुझे बुलाने के लिए और इसलिए भी कि आप उन चंद पत्रकारों में शामिल हैं जिनको देखकर मैं कहूँगा कि मुझे पत्रकारिता करने की प्रेरणा मिली। पहले तो प्रिंट में, अखबार में आने की कि भाई पत्रकार बनना चाहिए और उसके बाद टेलीविज़न करने के बारे में भी आपको देखकर ही मैंने सोचा कि भाई टेलीविज़न भी किया जा सकता है और जो पत्रकार लोग होते हैं वो टीवी पे भी काम कर सकते हैं। तो ये दोनों और ये इतने सालों से हमारा संबंध है, बहुत कम मुलाकात होती है, लेकिन कभी ये बात मैंने आपसे आमने-सामने कही नहीं है। तो मुझे लगा ये मैं आपके दर्शकों के सामने ही कहूँगा तो अच्छा रहेगा और इसलिए आपके साथ बात करना मेरे लिए हमेशा एक सुखद अनुभव होता है। भले मैं आपको बुलाऊँ या आप मुझे बुलाएँ। जो खर्चे की बात आप कर रहे हैं, इसके 2 पहलू हैं। एक तो देखिए कितना खर्चा हुआ ये हिसाब लगाना अब लगभग असंभव है। यहाँ तक की हालत है कि जब गोरखपुर में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ जो प्रत्याशी हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी तस्वीरें बैनर्स पे होर्डिंग्स पे गायब हैं और इसका तर्क ये दिया गया कि अगर वहाँ उनका फ़ोटो लगा रहेगा, तो चुनाव आयोग इनके खर्चे को उनके चुनाव खर्च में जोड़ लेगा, इसलिए वहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं, वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें उनके अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं हैं। जबकि आपने बंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में उनकी होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए देखे हैं, जब चुनाव नहीं था तब। तो ये तो है गणित कि आप जोड़ें कैसे। दूसरा, अभी छठे दौर में, खास तौर पे छठे चरण में सुनाई पड़ा, क्योंकि छठे चरण में चुनाव अब लगभग अपने उरूज पर है। तमाम तरह के प्रतिबंध हट गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि पुराने अंदाज में चुनाव लौट आया है। तो वहाँ रैलियों पर, पोस्टरों पर, बैनरों पर जो खर्चा हो रहा है वो अलग। इसके अलावा एक नई बात सुनने को मुझे मिली। आपने हो सकता है क्योंकि आपने राजनीति बहुत साल कवर की है, आपने राजनीति की भी है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो। मैंने पहली बार सुना कि क्या चल रहा है? कहा चल तो थोड़ा कमज़ोर रहा था, लेकिन फ़िक्र की कोनो बात नहीं है। अब हमने फलाने-फलाने को खरीद लिया है ना, तो अब अपनी अपनी तरफ मजबूत हो गए हैं। तो ये जो खरीद लिया है, इसमें किसी ऐसे इंसान को खरीदे जाने की बात हो रही है जिसके पीछे 1000, 2000, 50,000 वोट होते होंगे, उनके समर्थकों के वोट। तो अब इसमें कितना पैसा कहाँ से कहाँ गया कोई नहीं जान सकता है। लेकिन कुल मिलाकर हज़ारों करोड़ का खर्चा तो प्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन उसमें से कितना पैसा आपके पास आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जो आपने कहा अंत में कि कितना बोझ उत्तर प्रदेश की छाती पर ये चुनाव छोड़ के जाएगा, तो वो मैं कहूँ कि जो पुराना चुनाव होता था, जिसमें पोस्टर, झंडी, बिल्ला ये सब हुआ करते थे और कार्यकर्ता दरी बिछाते थे, स्टूल लगाने वाले टेंट हाउस वाले होते थे। वो चुनाव दरअसल कहा तो हर बार ये जाता था कि लोकतंत्र पे बड़ा बोझ पड़ रहा है, 5 चुनाव हो गए 3 साल में। लेकिन हर चुनाव इकोनॉमी के लिहाज से जब देखें, तो एक बड़ी अच्छी गतिविधि होती है। अच्छी गतिविधि इसलिए होती है कि बहुत सारी तिजोरियों में रखा हुआ, छिपा हुआ पैसा निकल के आता है।
वो छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं में बँट जाता है, वो झंडी पोस्टर बेचने वालों में बँट जाता है, वो प्रिंटिंग प्रेस वालों को मिल जाता है, वो गाड़ी वालों को मिल जाता है और ये पैसा इकोनॉमी में आ जाता है। बहुत सारे लोगों को चुनाव रोज़गार भी देता था। तो एक वक़्त ये कहा जा रहा था कि जिस अगर पूरे देश में एक बार में चुनाव होता है, तो उस वक़्त वो देश की जीडीपी में 1 डेढ़ % का उछाल ला देता है। तो इस लिहाज से चुनाव एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी अब मानी जाती है। पहले खराब एक्टिविटी मानी जाती थी, फिर अर्थशास्त्रियों ने अपने मॉडल सुधारे और कहा नहीं चुनाव अच्छी एक्टिविटी है, चुनाव होने से अर्थव्यवस्था को दम मिलता है और इक्वलाइजिंग एक्टिविटी है, यानी ये समाज को बराबर करने का काम करती है क्योंकि तिजोरियों में पैसा तो उनके पास होगा जिनके पास काला पैसा है, जिन्होंने छिपा के रखा है। लेकिन वो निकालेंगे, बहुत गरीब आदमी के हाथ में जाता है, तो वो तो कहीं दबा के छिपा के रखता नहीं है। वो उसको खर्चा करता है, घर में कुछ सामान ले आएगा, नहीं तो खा पी के उड़ाएगा, लेकिन उसको एक तरह से उसकी जेब में कुछ पैसा पहुँचता है। तो ये रहा आपके आर्थिक सवाल का जवाब। अनुमान का जहाँ तक सवाल है, तो सच बात ये है कि मैंने अनुमान लगाया नहीं है, जोड़ने की कोशिश भी नहीं की है। एक शुरुआत में मैंने एक लेख ज़रूर लिखा चुनाव के अर्थशास्त्र पर, लेकिन वो यही बात, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि चुनाव में प्रत्यक्ष खर्च हो जाना बहुत अच्छा है। लेकिन आज की तारीख में जो अब ट्रोल आर्मी भी आज की तारीख में मैं कहूँगा ट्रोल आर्मी भी उस तरह का मज़दूर है, जो ₹2 पर ट्वीट जिसको देते हैं आप, वो बेचारा भी कोई गरीब आदमी है जो ₹2 पर ट्वीट पे काम कर रहा है। तो ज़ाहिर है वो जो ₹2 पर ट्वीट के हिसाब से दिन भर में ₹100 अगर कमाता है, तो फिर उसको खर्चा करता होगा। तो डिजिटल मज़दूरों को भी इसमें काम मिल रहा है, लेकिन जो हज़ारों करोड़ के ठेके, बड़ी-बड़ी स्पिन एजेंसियाँ जो जिनको क्या कहा जाता है उसका नाम भूल गया हूँ मैं। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट जो कहलाते हैं, वो लोग जो पैसे लेते हैं, वो मेरे ख्याल से घूम के एक्टिविटी में नहीं आता है। वो कहाँ जाता है, इसका जवाब वो दे सकते हैं, जो वो पैसा ले रहे हैं या वो भी दे सकते हैं, जो वो पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता होगा कि इसमें से कितना परसेंट वापस उनके कौन से खाते में जाने वाला है। इसका अनुपूरक सवाल ये है कि आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी ने जिनकी सरकार है, जिनकी केंद्र में भी सरकार है, उन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च किया होगा या अखिलेश यादव और उनके गठबंधन ने पैसा खर्च किया होगा? और तीसरा ऑफ कोर्स प्रियंका गांधी की पार्टी ने खर्च किया होगा। क्या तीनों का जैसा मैंने कहा है ऐसे 1, 2, 3 माना जाए या कोई संख्या आपकी नज़र में है? क्योंकि आप निकालते हैं, दही में से मक्खन निकालना आपको आता है। मतलब मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब तो किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप 1, 2, 3 कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 1 से 8 तक भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद 9वें नंबर पे समाजवादी पार्टी और 10वें नंबर पे या साढ़े 10वें नंबर पे कांग्रेस पार्टी कहीं आती है। पैसे का जैसा पैसा जिसके पास होगा वैसा वो खर्चा करेगा और जैसा पैसा आपके साथ खर्च करने के लिए लोग तैयार होंगे। बहुत सारा पैसा पार्टियाँ खुद नहीं खर्च कर रही हैं। एक उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू पहले दौर के चुनाव के पहले एक टेलीविज़न चैनल के तथाकथित प्रधान संपादक ने लिया और उस इंटरव्यू का पूरे पेज का फ्रंट पेज का विज्ञापन भारत के नहीं विश्व के सबसे ज़्यादा बिकने वाले अखबार के फ्रंट पेज पे छपा। उस विज्ञापन को देने वाली पार्टी कोई गुटखा वाली या कोई वो पार्टी थी अब मुझे याद नहीं आ रहा प्रोडक्ट क्या है, लेकिन किसी एक ऐसी पार्टी की तरफ से जिसने उस इंटरव्यू को स्पॉन्सर किया था। ज़ाहिर है ये पैसा कहीं से ये कोई टेलीविज़न चैनल अपने इंटरव्यू का इतना बड़ा विज्ञापन देता हुआ मैंने इससे पहले नहीं देखा है। देते थे, छोटा-मोटा विज्ञापन देते थे। लेकिन इतने बड़े अखबार में इतने बड़े पैमाने पे प्रचार का अर्थ है कि वो खर्चा इज़ टेकन केयर अंग्रेजी में जो कहते हैं कि किसी और ने इंतज़ाम कर रखा है, आप चिंता मत करिए, आप विज्ञापन दीजिए, इसका भी पैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विज्ञापन अपने आप में सिर्फ़ उस इंटरव्यू का विज्ञापन नहीं है। वो प्रधानमंत्री का विज्ञापन भी है, वो उस पार्टी का विज्ञापन भी है, उस सरकार का विज्ञापन भी है और चुनाव के समय का विज्ञापन है, जिसको आप बड़े आसानी से कैमोफ्लेज कर रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं, कह रहे हैं नहीं भाई हमारा क्या लेना-देना? ये तो टेलीविज़न चैनल ने अपने इंटरव्यू का विज्ञापन दिया है, इससे हमारा क्या संबंध है? लेकिन संबंध है ये मुझे भी दिखता है, आपको भी दिखता है। और इसी तरह जब आप पिछले कुछ समय के अखबार खंगालेंगे, तो आप पाएँगे पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना के विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, किसी-किसी दिन आधा पेज समाजवादी पार्टी को या कभी 1 पेज और ऐसे ही कांग्रेस को 1 या आधा पेज मिल जाता है विज्ञापनों में। और पेड न्यूज़ के बारे में बहुत चर्चा हो गई, बहुत हिसाब-किताब हो गया, इसके बावजूद सच यही है कि अखबारों में खबरें भी वही छपती हैं,
जो विज्ञापन मुद्रा में होती हैं, और बहुत दिलचस्प काम प्रधानमंत्री ने खुद किया है। अपनी एक मन की बात में उन्होंने कहा कि इस काम में प्रचार माध्यमों ने भी बहुत साथ दिया है। इससे पहले तक वो जो मीडिया के लिए मीडिया शब्द इस्तेमाल करते थे। अखबार कहते थे, समाचार माध्यम कहते थे, लेकिन अब वो बिना किसी लाग लपेट के उसको प्रचार माध्यम कहने लगे हैं, आधिकारिक तौर पे। क्योंकि वो मानते हैं कि ये प्रचार माध्यम है और प्रचार माध्यम भी मानता है कि वो प्रचार माध्यम है। तो खर्चा तो भारतीय जनता पार्टी यकीनन ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कर रही है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। दूसरों के पास शायद है नहीं, और होने पर भी उनके पास वो स्पेस नहीं है, वो स्कोप नहीं है कि वो खर्चा कर सकें। हो सकता है पैसा हो, क्योंकि अखबार का फ्रंट पेज एक ही होता है। अगर वो कई महीनों तक का बुक हो चुका है, तो अब दूसरी पार्टी को मिलने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के चुनाव में बड़ौदा में विपक्षी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, तब प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी, तब प्रत्याशी थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एक होर्डिंग लगाने की जगह नहीं मिली, क्योंकि 6 महीने पहले से इस पार्टी ने शहर की सारी होर्डिंग स्पेस बुक कर रखी थी। इसको आप उनकी एडवांस प्लानिंग कहिए, मैनेजमेंट कहिए, धन बल कहिए, चाहे जो कहिए, लेकिन ये सच्चाई है। और ऐसे में दूसरे की जेब में पैसा होगा भी, तब भी वो उस पैसे को खर्च करके अपने लिए होर्डिंग नहीं बनवा सकता है। आलोक जी, जो महत्वपूर्ण इसके साथ सवाल जुड़ते चले जाते हैं, वो ये जुड़ते चले जाते हैं कि इस चुनाव में खाली मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश को सबसे महत्वपूर्ण खुद प्रधानमंत्री जी ने बना दिया है, इसलिए उसका जिक्र हमेशा आ जाता है। नहीं तो पूरे पांचों राज्यों के चुनाव को ले लें, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, इनको तो मिला ही लें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इन चुनाव में आपकी जानकारी में पार्टियों ने रणनीति बनाई है चुनाव लड़ने की, या जो शब्द अभी आपने इस्तेमाल किया कि रणनीति बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों ने रणनीति बनाई है, कुछ खबर? मैं नाम नहीं पूछना चाहता, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपका एक वाक्य कहना ही सत्य को बता देगा। नहीं, इस बार देखिए सामने दिख तो नहीं रही हैं, दिखाई ऐसा बहुत घोषित तौर पे दिख नहीं रहा है कि किसी पार्टी के पीछे कोई एक बड़ी एजेंसी, जो पहले होता था कि साहब एक बड़े वो चाणक्य आ गए हैं और वो चाणक्य तय कर देंगे, तो वो चाणक्य तो यहाँ आस-पास कहीं घूमते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि आईटी सेल चल रहे हैं, अपने वॉर रूम चल रहे हैं, और उनके अंदर छोटी-छोटी एजेंसियाँ ज़रूर चल रही हैं। लेकिन क्या कोई बड़ी एजेंसी सब कुछ चला रही है और कंट्रोल कर रही है? तो इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है, और मुझे ऐसा अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है कि किसी एक पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रली कुछ कर रही हो, तो मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी उस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है बहुत जानना आसान नहीं है इस समय। लेकिन समाजवादी पार्टी करती है, कांग्रेस करती है, तो दिखाई पड़ जाता है। पिछली बार पीके आए थे तो सबको दिख गए थे कि भाई प्रशांत किशोर जी आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस तरफ से इन सब ने मुँह मोड़ रखा है। ये लोग कंसल्टेंट्स हायर कर रहे हैं। मैंने एक प्रत्याशी के साथ एक बहुत बड़े कंसल्टेंट देखे घूमते हुए। मैं बहुत कम प्रत्याशियों से मिला हूँ, लेकिन उनसे बात करने गया, तो देखा वहाँ एक कंसल्टेंट साहब बैठे हुए हैं और उनका अमला बैठा हुआ है। और उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने मुझसे दुआ सलाम भी नहीं की। सिर्फ़ किसी ने मुझे बता दिया कि ये हैं, मिल लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आप क्या सवाल पूछेंगे, क्यों पूछेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं की। ज़ाहिर है वो कुछ कुछ तो कर रहे थे। उन्होंने हमारा पूरा इंटरव्यू बहुत ध्यान से सुना, बोले कुछ नहीं। तो अब वो कैसे अपना काम कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन काम कर रहे थे ये बिल्कुल साफ दिख रहा था। उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी प्रत्याशी से, ये भी साफ था। तो वो किसी असाइनमेंट पर थे, और इस तरह के लोग मुझे अनेक मिले हैं शहर में घूमते हुए, जो ढूँढ रहे हैं कि कोई प्रत्याशी मिले जो हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दे, तो फिर हम उसके कैंपेन मैनेज कर दें। लेकिन वो जो सेंट्रली मैनेज्ड होता है, वो इन 2 पार्टियों में, कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में, कम से कम मुझको नहीं दिखाई पड़ा। तो मैं बाकी राज्यों का के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में जाहिर है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश लोगों का अंदाजा है कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 2024 के ऊपर असर डालेगा। अब एक वो सवाल जो आर्थिक सवाल से अलग है, लोग क्या सोच के वोट इस चुनाव में दे रहे हैं? यानी पिछले 6 जो चरण हुए उनमें क्या सोच के लोगों ने वोट दिया होगा, और ये 7वें चरण में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जिसको लेकर के लोग फैसला करेंगे कि हमें इस पार्टी को वोट देना है या इस विचारधारा को वोट देना है?
तो संतोष भाई जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये तो इस चुनाव का केंद्रीय सवाल है कि कौन क्या सोच के वोट दे रहा है और इसके जवाब में मैं एक शेर निदा फाजली का सुना दिया करता हूँ। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। तो अब कई बार इसलिए देखना होता है कि एक इंसान है, वो गरीब भी है, वो दलित भी है, वो लाभार्थी भी है, वो किसी चीज़ से नाराज़ भी है और किसी चीज़ से खुश भी है। अब इनमें से किस चीज़ को लेकर वो पोलिंग बूथ जाने वाला है, ये पता करना ही सबसे विकट कसरत है। लेकिन फिर भी जो मुद्दे दिख रहे हैं साफ-साफ, वो दिख रहे हैं। एक हिंदुत्व का मुद्दा है, कोई शक शुबा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है पेट्रोल ₹500 भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आएगा तो योगी ही। तो इस बिरादरी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आप कुछ भी कहते रहिए, बाकी सारे तर्क उनके आगे बेमतलब है। दूसरा मुद्दा है कि क्या आप इस सरकार से खुश हैं या नाराज़ हैं? जब चुनाव शुरू हुआ था, तो उस वक़्त मैं कहता था, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक ही चीज़ तय होनी है, वो ये है कि योगी जी की सरकार रहेगी या योगी जी की सरकार जाएगी। इसके सबके अलग-अलग कारण हो सकते हैं और किसी विषय को लेकर यहाँ पोलिंग नहीं होनी है। तो आप योगी से खुश हैं, इसके क्या कारण हैं, वो आप डिसाइड कर लेंगे। आप नाराज़ हैं, तो क्या कारण है, आप डिसाइड कर लेंगे। अब छठे चरण तक आते-आते दिखने लगा है कि हर चरण में जो खुश लोग हैं, उनकी संख्या कम दिखाई दे रही है। जितने लोग 2017 में खुश थे या आशान्वित थे, उनके मुकाबले 2022 में आकर वो संख्या गिरी हुई है और नाराज़ लोगों की संख्या बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि हर चरण के साथ बढ़ती जा रही है। मसलन शुरू से ये बात हुई कि बेरोज़गारी, महँगाई, छुट्टा जानवरों की यानी आवारा जानवरों की, बेसहारा जानवर कह रहे हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए लोगों का कहना है कि आप उनको छुट्टा या आवारा कह के बेशक। उन जानवर का अपमान क्यों कर रहे हैं, आप उनको बेसहारा जानवर कहिए, क्योंकि उनको सहारा नहीं है। तो बेसहारा जानवरों की समस्या, ये समस्याएँ शुरू में लग रहा था बहुत गंभीर होंगी, फिर लोगों ने कहा नहीं साहब बिल्कुल नहीं चल रही हैं, कोई पूछ नहीं रहा, बता नहीं रहा है। मंदिर के नाम पे वोट हो रहा है और विकास के नाम पे वोट हो रहा है। लेकिन छठे चरण में आके हमारे मित्रों ने जो मित्र कह रहे थे कि साहब ये मुद्दे कहीं नहीं है, लाभार्थी बहुत बड़ा सवाल है कि जिनको लाभ हुआ है वो वोट देंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब जब हो रहा है आप लोगों को दिख नहीं रहा है। छठे चरण में नौजवानों का गुस्सा, बेरोज़गारी का सवाल, आवारा जानवरों का सवाल और महँगाई का सवाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभर के आया है, इस इलाके में जाके और 7वें चरण में भी ये उतनी शिद्दत के साथ रहने वाला है। तो यहाँ आकर मुद्दे क्रिस्टलाइज़ हो रहे हैं और इन मुद्दों को लेके लोगों का कहना है कि अब आप यहाँ पर पहले सवाल क्या था कि क्या लाभार्थी लाभार्थी रहेगा या वोट डालते समय वो अपने जाति और धर्म के खांचे में लौट जाएगा या वो किसी और रोल में चला जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि लाभार्थी जो है, वो इस चरण में लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मंदिर वाले इलाके में यानी अयोध्या और उसके आसपास के इलाके में मंदिर का नाम लेने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। जब पत्रकार जाके पूछता है कि भाई मंदिर तो हाँ, हाँ, मंदिर भी है, मंदिर भी है, मंदिर तो बनवाया ही है। पासिंग रेफरेंस में बात हो रही है, जो सबसे बड़ा एक केंद्रीय मुद्दा होना था। लेकिन नाराज़गी के मुद्दों पे खुल के बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि नाराज़गी के मुद्दे जाति और धर्म की दीवारें पार कर गए हैं। अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजियस लाइन्स नाराज़ वोटर नाराज़ है और वो आज से नाराज़ नहीं है। वो 2-3 महीने से नाराज़ बैठा था और चुप बैठा था। कह रहा था ठीक है जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन बताया जाएगा। तो ये मुद्दे मोटे तौर पे जो मुझे दिखाई पड़े हैं वो ये है। आलोक जी, ये बताइए कि इस चुनाव में खास बात ये देखी गई है कि हर चरण में आधा परसेंट, 1%, 2%, कहीं-कहीं 2.5% वोट कम पड़ा है पिछली बार के मुकाबले। तो ये जो मतदान की संख्या कम हुई है, ये क्या संकेत देता है? लोगों का अब लोकतंत्र में विश्वास उठ रहा है या लोग नाराज हैं कि वोट नहीं देना हमको? आप तो संतोष जी बहुत पहले आपने उत्तर प्रदेश कवर किया और मुझे यकीन है कि उस वक़्त वोट का प्रतिशत इससे भी बहुत कम हुआ करता था। उसके बाद जब टीएन शेषन साहब आए और उन्होंने चुनाव की शक्ल बदली, लोगों का भरोसा जगाया, तो यहाँ पोलिंग ज़्यादा होनी शुरू हुई। लेकिन फिर कहा जाता था कि पोलिंग ज़्यादा होने का अर्थ है वो एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराज़गी का संकेत है।
पोलिंग कम होने का संकेत ये है कि लोग यथास्थिति में यकीन रखते हैं। उनको लगता है जो चल रहा है चलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि जो पोलिंग जहाँ कम हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचा रही है। गोरखपुर में हमारे 2-3 विद्वान मित्रों ने कहा कि गोरखपुर का गणित हमने जोड़ा हुआ है और 1% पोलिंग कम होने का अर्थ है कि योगी आदित्यनाथ के 10,000 वोट कम हो जाएँगे। यानी पोलिंग कम होने में जो भी कम हो रहा है, वो उन्हीं का कम हो रहा है माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। जो लोग खुद निकल के वोट डालने वाले हैं, वो तो वोट डाल आते हैं। उसके बाद काम आता है कैडर, जो लोगों को घर से लाता है, वोट समझाता है कि भाई वोट डाल दो, ज़रूरत पड़ती है तो रिक्शे या गाड़ी की व्यवस्था करवाता है और पोलिंग बूथ तक पहुँचाता है। वो कैडर इस बार, और ये बहुत बड़े पैमाने पे मैं जितनी जगह गया हूँ, वहाँ मुझे शिकायत सुनने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज़ भी है और निराश भी है। उसको लगता है इस सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी क्या हमारे मंत्रियों की सुनवाई नहीं है, तो यहाँ मेहनत करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए इस बार अनेक जगह बूथ पर उनके कार्यकर्ता नदारद मिले, अनेक जगह लोग उनके लिए काम करते हुए नहीं मिले। तो ये जो पोलिंग कम हुई है, इसका संकेत पढ़ा यूँ जा रहा है अभी तक कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है, जबकि विपक्ष का जितना वोट पड़ना था उतना या उससे ज़्यादा पड़ चुका है। तो ये कम वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए या योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अब ये सिद्धांत पूरी तरह उल्टा हो सकता है, उस वक़्त हमको अपनी गलती मान लेनी होगी। इसका एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या लोग होशियार हुए हैं या पत्रकार थोड़े से मंदबुद्धि हो गए हैं? कारण सिर्फ ये है कि आपने पहले का ज़िक्र किया कि पहले वोट कम प्रतिशत कम होता था, सेशन साहब के आने के बाद प्रतिशत ज़्यादा हुआ, उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को वोट दो, जो भी कारण रहे हों, मतदान ज़्यादा हुआ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले के पत्रकार ये नब्ज़ जानने की कोशिश करते थे और अक्सर नब्ज़ जान जाते थे कि इस चुनाव में कौन जीतने वाला है। इस चुनाव में किस तरह के लोग जीतेंगे, किस तरह के लोग हारेंगे, मुद्दे क्या होंगे, इन सारे चीज़ों के ऊपर लोगों का सोचना क्या होगा, ये पहले पता चल जाता था। अब जो मैं पिछले 4-5 चुनाव से देख रहा हूँ कि जितने भी सर्वे आते हैं, जितने भी, और ये सब साइंटिफिक दावा होता है कि हमने लोगों की राय को एनालाइज़ किया और सामने हम लेके आए, लेकिन उनमें से 80% तो गलत साबित होते हैं। फिर वो कहा जाता है देखिए हमने ये कहा था इसका ये मतलब था, आप समझे नहीं, उसका ये मतलब था। ये जो अखबार और टेलीविज़न चैनलों ने विधा अपनाई है अपनी गलती अ, को ढाँकने के लिए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जिस विधा के पत्रकार हैं, उस विधा के पत्रकारों में तो वो क्षमता पैदा हो जाती है कि लोगों से बात करके अंदाज़ कर लें कि इस इलाके का मूड क्या है, माहौल क्या है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि आप घूमे हैं। अगर घूमे हैं या आपके जो साथी जिनके ऊपर आपको भरोसा है, उन सारे लोगों ने कुछ अंदाज़ कर पाया या जनता ज़्यादा होशियार हो गई है, वो आपको कुछ अपना मूड बताती ही नहीं है, इशारे ही नहीं देती? नहीं, मैं जो बात आपने कही मैं उससे बिल्कुल सही इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि ये बात हो रही है इस वक़्त कि आपको लगता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस चुनाव में अभी जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल है वन आलोक जोशी, उस पे मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और खुल के कह रहे हैं लोग, अपने-अपने इलाके, ख़ास तौर पे आप जिले के पत्रकारों से बात करें, उस जिले का जो बड़ा पत्रकार है उससे बात करें, तो वो आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि ये सीट ऐसी, ये सीट वैसी, ये हाँ, अब एक नई चीज़ मनीषा प्रियम जी थीं कल हमारे साथ, उनका कहना है मैंने उत्तर प्रदेश के पत्रकारों से सीख लिया है। ये नहीं कहना है कि फलाने की स्थिति कमज़ोर है या वो हार रहे हैं, वहाँ कहना है सीट फँसी हुई है। तो फँसी हुई वाली भाषा में बोल देते हैं, लेकिन बोल देते हैं कि ये सीट फँसी हुई है, ये सीट निकल गई है, यहाँ इतनी सीट बीजेपी की, यहाँ इतनी सीट समाजवादी की, बिल्कुल इस मुद्रा में तोड़-तोड़ के लोग बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बताने से परहेज़ कर रहे हैं। कुछ बड़े पत्रकार नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं साहब ये हमारे पास वो टूल्स उपलब्ध नहीं है, जिनके ज़रिए हम ये बता सकें। मैं नहीं जानता हूँ कि प पत्रकार के पास कौन-सा टूल होता है जिससे पत्रकार किसी का मन पढ़ लेता है। ये टूल वाली जो भाषा है ये इन एजेंसियों की कृपा है, जो एजेंसियाँ चुनाव के एनालिसिस के बड़े-बड़े व्यवस्थाएँ लाई हैं। और मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा संतोष जी, मुझे नहीं पता आपने कभी देखा कि नहीं, आपने इतने अखबार चलाए हैं।
आपने आईआरएस वगैरह का या एक और उससे पहले होता था एनआरएस, नेशनल रीडरशिप सर्वे, उसका डेटा कभी देखा होगा, एबीसी का, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का या इंडियन रीडरशिप सर्वे का। इनका जो रॉ डेटा आता है वो एक डिस्क में आता था पहले, अब वो फाइल पे आता होगा। अगर आप उस रॉ डेटा को देख लें तो ना आपकी समझ में कुछ आएगा ना मेरी समझ में कुछ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही डेटा टीआरपी का आता था, जो जब तक टीआरपी चल रही थी। अभी 17 मार्च से फिर खुलने वाली है, तो 17 मार्च को फिर फैसले आएंगे। अब ये डेटा क्यों ऐसा आता है? क्योंकि आपके देश के जो 100, 200, 500, 1000 अखबार हैं, सब आपके सब्सक्राइबर हैं। वो आपको पैसा देते हैं कि आप ऐसा सर्वे करें। अगर इस सर्वे में उनके काम का कुछ नहीं निकलेगा, आप सत्य बता देंगे कि ये सबसे बड़ा अखबार है और ये सबसे छोटा अखबार है, तो इसके बाद उनके पास जानने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। तो आपने अपनी विद्या का लाभ उठाकर एक ऐसी आंकड़ों की बाजीगरी तैयार की है, जिसमें से हर आदमी अपने काम की खबर निकाल लेता है। आप एक ऐसा ऐसा सेट बना के देते हैं, जिसमें हर अखबार बता देता है कि वो कैसे-कैसे नंबर 1 है। एक दूसरा अखबार भी उसी समय नंबर 1 होता है। यही आप टेलीविज़न चैनलों में देखते हैं कि किसी एक दिन 5 चैनल अपने को इस देश का नंबर 1 चैनल घोषित कर रहे होते हैं। वही आंकड़ों की बाजीगरी यहाँ चुनाव के मैदान में आ गई है। यहाँ बदकिस्मती से वो पाँचों उम्मीदवार अपने को जीता हुआ घोषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन चुनाव के पहले तक हर एक को ये भ्रम रहे कि अच्छा ये भी जी अब अगर मेरे मन में ये बात साफ नहीं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, तो मैं ऐसा डेटा सेट तैयार करूँगा, जिसको देख के आप कहें, हाँ, बहुत विद्वान आदमी भाई, बहुत गहरी बात कर रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे पुराने समय में पक्का गाना सुनने का आपको अगर याद हो, तो आम तौर पे लोग कहते कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सब सिर हिला रहे हैं, तो आप भी आँख बंद करके सिर हिला रहे हैं। ताकि कोई ये ना कहे कि भाई इस आदमी की समझ में नहीं आ रहा है। जो चुनाव पढ़ना या लोगों का मूड पढ़ना है, जब मूड साफ होता है तो पढ़ लिया जाता है। और यही वजह है संतोष जी कि पिछले न जाने कितने चुनाव हो गए ये सर्वे एजेंसियों के आने के बाद से। मुझे लगता है कि आप तो उस वक़्त सक्रिय रहे होंगे इसमें टेलीविज़न के चुनाव वाले कार्यक्रम में, जब पहली बार ये आया था। जब विनोद दुआ और प्रणय रॉय ने पहली बार सेफोलॉजी का उद्घाटन किया था दूरदर्शन पर, इंडिया डिसाइड्स नाम का प्रोग्राम हुआ था। तब से अब तक किसी भी चुनाव में किसी भी सर्वे एजेंसी ने इस बात का प्रेडिक्शन नहीं किया है कि इस राज्य में या देश में एक लहर चल रही है, जिसमें एक पार्टी दूसरे सबको साफ करने जा रही है। बीच के चुनाव, ये आगे रहेगा, ये इतनी सीट ला सकता है, ये उतनी सीट ला सकता है, लेकिन 3/4 बहुमत मिलने जा रहा है, ये प्रेडिक्शन करने वाली कोई एजेंसी अभी तक सामने नहीं आई है। ये प्रेडिक्शन सिर्फ जनता के बीच में घूमकर, उनका दिमाग पढ़ के, उनका मन पढ़ के, और कई बार 20 साल के अनुभव से आता है कि वो मनुष्य 20 साल इसी इलाके में रहता है। वो लोगों को इतनी अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो यूँ-यूँ सिर हिला रहे हैं, तब भी उसे पता है कि ये हाँ कह रहे हैं। ये दिखने में लग रहा है कि ये ना कह रहे हैं, लेकिन सच बात ये है कि ये हाँ कह रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत है ऐसा करने की। तो मुझे लगता है पत्रकारों के इस जो अनुभव और उनकी जो ये विधा है, उसका सम्मान होना चाहिए और हमें उन पे बहुत भरोसा करना चाहिए। और समाज के अन्य तबके के लोग हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अध्यापक हैं, उनसे बात करने से पता चल जाता है कि चल क्या रहा है। आलोक जी, जनता को धोखा देने के बहुत सारे नए तरीकों का आविष्कार हुआ है। उनको कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत तरीकों का आविष्कार हुआ है। अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया सर्वे एजेंसीज़ का। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सर्वे एजेंसीज़ आम जनता को या वोटरों को भ्रम में डालने का एक सबसे सशक्त माध्यम है। क्योंकि देखा ये गया है कि जो बहुत सारी सर्वे एजेंसीज़ जो सर्वे करती हैं, 1 हफ्ते कुछ करती हैं, अगले हफ्ते दूसरा करती हैं, उसके बाद तीसरा करती हैं और ये हर हफ्ते के हिसाब से नया-नया ट्रेंड लेके इस हफ्ते का मूड, उस हफ्ते का मूड और इस सारी चीज़ में पार्टियाँ जो इनको हायर करती हैं, उन्हीं के अनुसार उसका रिज़ल्ट निकलता है। मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, शायद बहुत गलत होगा, मैं संयोग से कहीं बैठा था, एक बड़ी एजेंसी के मालिक उन सज्जन से बात कर रहे थे, वो टेलीविज़न के संपादक थे और हमारे मित्र हैं, तो मैं उठने लगा, मैंने कहा आपका कोई और आदमी आ गया? कहने लगे नहीं, नहीं ताज होटल की बात है। चलो बैठो यार,
हम बैठे रह गए। तो उन्होंने आकर के जो बातचीत की कि इतने पैसे में इससे हमारी डील हुई है, इतने पैसे में इससे डील हुई है। हुँ। अब मैं दंग रह गया कि पार्टियां पैसा देती हैं, उसके हिसाब से ये सर्वे का रिजल्ट लेके आते हैं। लेकिन ये मेरा मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता इसमें सत्य क्या है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप संपादक ही नहीं हैं, आप छिद्रान्वेषी संपादक हैं। तो क्या ये सर्वे एजेंसियां इस बेशर्मी के साथ वोटरों को धोखा देने के लिए आंकड़े बनाती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा संतोष जी। मेरा मानना है, मेरे अनेक मित्र ये काम कर रहे हैं और मैं उनको जानता हूँ कि वो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार लोग हैं। तो ये जो आंकड़े बनाने की बात मैंने कही, वो इसलिए है कि अगर आंकड़े आप बहुत सीधे-सीधे कर देंगे, तो फिर आपकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। फिर उसका विश्लेषण क्या होगा? फिर उसको कई तरह से पढ़ा कैसे जाएगा? तस्वीर को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो बेईमानी कर रहे हों, पैसा लेके काम कर रहे हों, ये कुछ लोग ज़रूर करते होंगे। वो ऐसा पत्रकार भी करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं और आप उनमें शामिल हो गए हैं। लेकिन सर्वे एजेंसीज़ में आम तौर पे बहुत और कई जगह बहुत मेहनत होती है। जैसे सीएसडीएस में मैंने देखा है कि सीएसडीएस के साथ मैंने एक आध बार संयोग रहा कि हमने उनके साथ काम किया। तो मैंने देखा है वो कितनी बारीकी से, कितना मेहनत से काम करते हैं और वो लगभग बजट बनाने वाली टीम की तरह अपनी टीम को क्वारंटीन करते हैं, जो टीम उस सर्वे के रिज़ल्ट पे काम कर रही होती है, ताकि उनका सर्वे का रिज़ल्ट कहीं लीक भी ना हो जाए पहले। तो इसको लेके काफ़ी संवेदनशीलता बरती जाती है। यहाँ तक कि जिस टेलीविज़न चैनल से डील हो रही होती है, उससे भी वो कहते हैं कि आप अपने 2 आदमी बताइए, जिनके साथ हम डेटा शेयर करेंगे। आपके यहाँ 100-200 आदमियों के साथ हमारा डेटा शेयर नहीं हो सकता एडवांस में। तो आपको कुछ तैयारी के लिए समय चाहिए, समझ में आता है कि ग्राफ़िक बनवाने हैं, ये सब तैयारी करनी है, गेस्ट बुलाने हैं। इसलिए हम थोड़ा पहले तो बताएँगे, लेकिन वो कितने लोगों को बताएँगे, ये हमारे आपके बीच तय होना चाहिए। ताकि हमें ये रिस्क ना रहे कि आपके यहाँ से ये डेटा लीक हो जाए और कोई दूसरा चैनल किसी और एजेंसी के नाम से हमारे डेटा को घुमाना शुरू कर दे। तो ये डर उनको, क्योंकि उनके बीच भी कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए वो लगातार, मैं कहूँगा, उसको इनोवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। चीज़ को पैकेज ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि वो आकर्षक तरीके से बिक सके। कुछ गड़बड़ी हो रही होगी इसमें, मैं कोई इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बाय एंड लार्ज एक काम के तौर पर सर्वे का काम एक ज़िम्मेदारी का काम है। आलोक जी, बिल्कुल ज़िम्मेदारी का काम है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी आजकल थोड़ा-सा अपवाद हो रही है। जो इसको ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हैं, ठीक उसी तरीके से अभी आपने पत्रकार शब्द इस्तेमाल किया। जी। जिस तरीके से इस चुनाव में या पिछले कुछ चुनाव में हमारे पत्रकार, आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने जिस तरह से काम किया, या अभी भी जो टेलीविज़न में दिखने वाले या न दिखने वाले पत्रकार जिस तरीके से या संपादक काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ऐसा काम किया होगा। हमारे ज़माने में तो जब ये होता था, हम ज़माना इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुझे इतना पुराना कह देते हैं कि मुझे ये लगता है कि मैं हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से निकल के आया हूँ। लेकिन हमने जो रेखाएँ खींची थी, हमने मतलब श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह की के संपादकत्व में हमने जो रेखाएँ खींची थी, वो रेखाएँ अभी तक किसी ने पार नहीं की हैं, और हम सबका कलेजा दहल जाता है उन रेखाओं को पार करने में। लेकिन उन्हीं सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के बहुत सारे शिष्य आज उन्हीं के चैनल में, जो उन्होंने नाम इस समय लार्जर देन लाइफ कर दिया था आज तक, वो सारे लोग जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, उसे देख मुझे शर्म आती है, और मुझे जब मिलते हैं तो मुझे उनसे बातचीत करने की इच्छा नहीं होती, और मैं उनसे कह भी देता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक पत्रकार के नाते ये जो पत्रकारिता का जो जो एक तरीके से क्षरण हुआ है, इसको देख के आपके मन में किस तरह की चोट होती है? कचोट उठती है? नहीं, कचोट तो देखिए संतोष जी, मतलब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, भावना भी समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत कचोट वगैरह होती नहीं है। कचोट इसलिए नहीं होती है कि मैंने टेलीविज़न देखना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ही पावरफुल टूल आपके हाथ में है दर्शक के तौर पर, कि जिस दिन लगे काम का नहीं है, उस दिन रिमोट उठाइए, कुछ और देखना शुरू कर दीजिए। हमारे दोस्त कमाल खान कहा करते थे, वो तो उसके आविष्कारक का नाम भी बताते थे कि उन्होंने रिमोट का आविष्कार इसीलिए किया है ना, कि ये आपके हाथ में रहे। और इसी रिमोट के आविष्कार के कारण बहुत सारे चैनल भ्रष्ट भी हुए हैं, ये भी मैं कहूँगा।
बहुत सारे चैनलों के भ्रष्ट होने के पीछे भी ये समस्या है कि कितने लोग देख रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं वो क्या देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप हिम्मत करते और उनको कुछ और दिखाते तो वो देखते। जैसे हमने हिम्मत की है, आपने हिम्मत की है। हम लोग कोई अपना जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए नहीं चला रहे हैं कि ये बहुत कम पैसे में शुरू हो जाता है और मुफ़्त में चलता है, इसके पीछे बड़ा भारी पैराफर्नालिया नहीं लगता है। इसलिए भी चला रहे हैं कि हम जो कहना चाहते हैं वो कहने के लिए हमें यहाँ एक प्लेटफ़ॉर्म भी मिला हुआ है, आज़ादी भी मिली हुई है, दर्शक भी मिल जाते हैं। तो अगर आप हमको देखें, हमारे जैसे, हमारे आपके जैसे लोगों को देखेंगे, तो इसका अर्थ है कि अभी देश में या दुनिया में, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया से दर्शक आते हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वो कंटेंट देखना चाहते हैं, जिसे बनाने के लिए हम पत्रकार बने थे। अब दुर्भाग्य कहिए, संयोग कहिए, दुर्योग कहिए, जो भी कहिए कि मेनस्ट्रीम तथाकथित मेनस्ट्रीम टेलीविज़न चैनल पर उस तरह के कंटेंट के लिए शायद जगह नहीं बची है, या जो व्यावसायिक दबाव हैं, वो उस तरह के कंटेंट को नहीं रहने देना चाहते हैं। तो इसमें अच्छी बात ये हुई है, मेरा मानना है। ये बहुत बहुत अच्छी बात हुई है कि ऐसे में दबाव में बहुत सारे पत्रकार डिजिटल मीडिया के की तरफ मुड़ गए हैं और यहाँ एक पूरी नई दुनिया खुल गई है और ये दुनिया उस दुनिया के मुकाबले बहुत बड़ी, बहुत विशाल और अपार संभावनाओं से भरी हुई है। तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ, इसलिए मुझे कचोट बिल्कुल नहीं होती है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है। मुझे लगता है उनको उसमें खुशी है, वो कर रहे हैं। जो आपने एसपी सिंह साहब का ज़िक्र किया, तो उन्होंने जो लकीर खींची थी उसको कोई पार इसलिए भी नहीं कर पाया है कि उसे पार करने की दिशा में कोई प्रयास करता हुआ भी नहीं दिख रहा है। लोगों ने किसी दूसरी दिशा में लकीर खींचनी शुरू कर दी हैं और वहाँ उन्होंने बहुत लंबी-लंबी लकीरें बना डाली हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि किसी दिन कोई टेलीविज़न चैनल पे एंकर बैठकर मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो करेगा, लेकिन आज कर रहा है। वो अभिनय की सीमाएँ पार कर रहा है। वो किसी फ़िल्म के अदाकार को नहीं सूझा होगा कि किसी दिन मैं टेलीविज़न चैनल का एंकर बनूँगा, तो ऐसा अभिनय कर सकता हूँ। लेकिन वो नए प्रतिमान गढ़ रहा है, तो उसकी अपनी दिशा है जिसमें वो बड़ी-बड़ी लकीरें खींच रहा है। हम और आप वो नहीं खींच सकते हैं, लेकिन जो लकीर हम खींच रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी लकीर पत्थर पर है और ज़्यादा मज़बूती से खींची गई है, ज़्यादा लंबे समय तक टिकी रहेगी। आलोक जी, आपने एक सत्य कहा, लेकिन वो सत्य बड़ा ही दर्दनाक सत्य है। सत्य ये है कि आपने कहा कि मेरी मतलब आपके जैसे लोग, मैं तो जब गिनता हूँ ऐसे लोगों को, तो ये आसमान में बहुत हल्के टिमटिमाते हैं, लेकिन उनकी जगह ध्रुव तारे की बन गई है। ऐसे करीब 20 लोगों से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आते, जो सही हिम्मत के साथ सत्य अपने दर्शकों को देते हैं। अफ़सोस ये है कि जो प्रेरणा मिलनी चाहिए नए आने वाले लड़कों को जो पत्रकारिता में आते हैं, उन्हें इनसे प्रेरणा नहीं मिलती। वो प्रेरणा लेते हैं उन्हीं लोगों से जिनका आप इशारा कर रहे हैं, ड्रग दो वाले लोगों से। हुँ, और हुँ। आते ही उनका ख्वाब वही हो जाता है कि मैं इससे कैसे पैसा कमाऊँ। जबकि मैं आज भी जानता हूँ जो 20, 25, 15-20 नाम हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन लोगों के मन में कहीं नहीं है कि मैं इतना पैसा कमाऊँ, नहीं तो उनके लिए समझौता करके दोबारा उस दुनिया में जाने के रास्ते खुले हुए हैं। जिनको पार्टी भी हर हफ्ते पैकेट देगी, महीने में पैकेट देगी, या बिज़नेसमैन भी देगा कि वो एक स्टोरी कर दो ताकि हमको अखबार का विज्ञापन न देना पड़े। तो ये सब जो हो रहा है, या जो डिफरेंट लॉबीज़ हैं, जैसे डिफेंस लॉबी है, आपको पैसा हुँ, देगी, आप उसके पक्ष में एक स्टोरी कर दो और जाने जितना, और ये बहुत दिनों से हो रहा है। पहले तो हम एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल देख के समझ लेते थे कि इस डिफेंस लॉबी का, आर्म्स लॉबी हुँ, का ये हुँ। लेख है उससे प्रेरित। का आज नाम भी देख के सब। टेलीविज़न पे देखे, हाँ, हाँ, लेकिन आज भी हमको वो टेलीविज़न पे रिपोर्ट देख के पता चल जाता है। बहुत आसान है कमाना, आप उधर चले जाते, आपके जितने साथी हैं वो चले जाते। लेकिन ये अगर कोई ईमान का देवता है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोग अपनी जगह पे टिके हुए हैं। अब जिस बातचीत को हम कर रहे नहीं, हैं लेकिन इसमें एक ये कि जी हाँ, मैं माफ़ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि हमने कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई कम पैसा कमाया। हमने अच्छे से काम किया और अच्छे से कमाया भी है। जितना कमाया वो उसकी कल्पना मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा, जितना मैंने नौकरी खत्म करते समय, छोड़ते समय मेरे पास था, या जितना मैंने कमाया।
जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो 1500 रुपए महीना तनख्वाह मिलती थी, 55 रुपए का सालाना इंक्रीमेंट होता था और लगता यही था कि ऐसे ही चलेगा, 20 साल तक का उसमें एक ग्रेड बना हुआ था और इसमें अगर अल्टीमेट कहीं पहुंच जाएंगे, जो सपना उस समय हमारे साथ के लोग देखते थे कि अल्टीमेट हो जाएगा तो न्यूज़ एडिटर हो जाएंगे, इससे ऊपर का सपना नहीं देखा जाता था। ये कि हम संपादक भी बन जाएँगे, टेलीविज़न के एंकर भी बन जाएँगे, इतना पैसा भी कमा लेंगे कि अपना घर भी खरीद लेंगे, ये सब घर खरीदना तो पत्रकार मुझे लगता है सोचता भी नहीं था। आपके साथ तो बहुत सारे लोग रहे होंगे, आप खुद बताइए? लेकिन ये सब हमने कर लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं झोला छाप पत्रकार बना रहा कि जिसमें घर खाने का इंतज़ाम नहीं है, रोज़ रात की रोटी कहाँ से आएगी इसके लिए सोच रहा हूँ। तो आप अच्छा काम करते हुए अच्छी कमाई कर सकते थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या लालच है, कितना कमाना चाहता है इंसान, ये मेरी समझ में नहीं आता है, जो उसे समझौता करने पे मजबूर करता है। क्योंकि आप फिर फार्म हाउस नहीं खरीद सकते, मालचा मार्ग में बंगला नहीं खरीद सकते। यही तो लालच होता है, नहीं तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी इतना पैसा कमाने के लिए अडानी इतने ऊपर नीचे क्या करते खाते, वो भी तो 2 रोटी हैं, हम लोग 2 रोटी खाते हैं। वो घी ज़्यादा खाते होंगे, हम लोग घी कम खाते हैं। एनीवे नहीं, मैं जो पूछना चाहता हूँ ये कि इस चुनाव में आलोक जी, जो विभिन्न वर्ग हैं जिनको लेके हम अंदाज करते हैं कि ये किस तरफ वोट देंगे। जैसे नौजवानों का आपने ज़िक्र किया कि बेरोज़गारी को लेकर के उनमें गुस्सा है। क्या ये गुस्सा पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में आपको दिखा जो वोट देने में एक बड़ा कारण बने? किसानों को जो 1 साल के उनके आंदोलन ने देश भर के किसानों में एक जागरूकता पैदा की, क्या वो भी कोई मुद्दा इस चुनाव में वोट देने से पहले जब मशीन दबाएँगे तो वोटर ढूँढेगा? महिलाएँ क्या सोच के वोट देंगी? क्या ये कि उनके बच्चों की, उनकी लड़की की, उनके लड़के का कोई भविष्य नहीं है, उनका पति कभी भी आत्महत्या कर सकता है, जो आजकल तो नई चीज़ हो गई ना, बेरोज़गार भी आत्महत्या कर हुँ, रहे हैं। पहले बेरोज़गार कहाँ करते थे? पहले किसान करते थे। हुँ। जो आत्महत्या करते थे, हम किसानों का ही आंकड़े देखते हैं, लेकिन अब तो बेरोज़गार भी कर रहे हैं। तो वो सोच के कुछ वोट देगी या वो वोट देगी कि मेरे घर में एक खाली सिलेंडर पड़ा हुआ है और हमने उसको घर में सजा दिया है। हुँ। तो ये महिलाएँ, किसान, नौजवान ये क्या सोच के और या दलित, ये क्या सोच के वोट देंगे? जो आपने एक लाभार्थी वर्ग की बात की, क्या वो लाभार्थी लाभार्थी होना इन सबकी ज़िंदगी की समस्याओं से ऊपर हो जाएगा? देखिए, दलित का जहाँ तक सवाल है, दलितों के बारे में ये बात मोटे तौर पे कही जा रही है कि उनमें बहुत हिस्सा लाभार्थियों का है, लेकिन इसके बावजूद उनमें जो मायावती की पार्टी के दलित हैं, वो मायावती की पार्टी के दलित ही रहेंगे, वो इस बार बदल नहीं रहे हैं। 2017 में ये माना जाता है कि उनमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा बदल गया था और वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो मायावती की जाति के दलित नहीं हैं, जो जिसको नॉन जाटा दलित कहा जाता है, वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता रहा है अभी, जब से यहाँ सरकार बनी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार वो हिस्सा भी दरक रहा है, उसमें काफ़ी दरार पड़ गई है और उसमें से भी लोग समाजवादी पार्टी की तरफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। तो एक ये हिस्सा एड्रेस हुआ। इनमें लाभार्थी होने के बावजूद, लाभार्थी होने का आभार है, महिलाओं में है बहुत कि हमको ये चीज़ें मिली। एक खाली सिलेंडर का आपने ज़िक्र किया तो मैं बताऊँ बहुत सारे लोग उस खाली सिलेंडर से भी प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा हाँ, सिलेंडर मिला था फिर भरवा तो हम नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुनते हैं होली में फिर मिलेगा। और होली में मिलेगा के साथ में है कि भाई ₹1000 का सिलेंडर दे रहे हैं, कम है क्या? तो ₹1000 का सिलेंडर एक परेशानी का कारण है मध्य वर्ग वाले के लिए क्योंकि वो भरवाना पड़ता है उसको। जिसको मुफ्त में मिल रहा है वो कह रहा है ठीक है 1000 का सिलेंडर तो देंगे। अगर यही सिलेंडर ₹300 का होता तो उसकी खुशी इसकी 1/3 हो गई होती। शायद वो खुद ही भरवा के बैठा होता। ये अगर 1500 का हो जाएगा तो उसकी खुशी यहाँ से भी 1.5 गुना हो जाएगी। अब आइए नौजवानों पर। नौजवानों का सवाल गंभीर सवाल है, बेरोजगार का सवाल, इसमें कोई शक नहीं है और बड़े पैमाने पर नौजवानों का गुस्सा निकल रहा है। नौकरी को लेकर भी है, पढ़ाई को लेकर भी है। अभी ये यूक्रेन मामले में जितना भी प्रचार-प्रसार करने का प्रयास किया हो, इसने इस बात को भी हाइलाइट कर दिया है
कि भारत में मेडिकल में एजुकेशन की जगह नहीं मिलती है और मिलती है तो बहुत महँगा है। इतना महँगा है कि लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये संकट है जो जिसका गुस्सा दिख रहा है, नौजवान तो कई बार प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं और साथ में एक वर्ग है, जो है सरकारी कर्मचारी। वो पेंशन स्कीम के नाम पर वो अचानक और ये एक तरह से हिडन वोट आ गया है। वो अखिलेश यादव के इस वादे पर दुविधा में थे, सोच रहे थे कि भरोसा करें, ना करें। कह रहे हैं पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, लेकिन ये सब पार्टियाँ वादा करती हैं, आखिर में पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, फिर कह देंगे कि बजट में गुंजाइश नहीं निकल रही है। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने जैसे ही अपने बजट में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया, वो फैसला कांग्रेस की सरकार का समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से बूस्टर डोज का काम उत्तर प्रदेश में कर रहा है। यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को ये भरोसा हो गया कि ये काम तो हो सकता है। ये हो सकता है, एक सरकार ने कर दिया और इसने वादा किया हुआ है तो ये भी कर देगा। तो इससे सरकारी कर्मचारियों का, उनके परिवारों का और जो पेंशन पा रहे हैं और जो नहीं पा रहे हैं, इन दोनों वर्गों का बड़े पैमाने पर समर्थन शिफ्ट हुआ है। अब जो लोग बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, वो सभी तरफ हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग डेडिकेटेड हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और कुछ बहुजन समाज पार्टी के या कांग्रेस के भी हैं। तो उनको लेकर तो मुझे लगता है चुनाव का फैसला उनसे होता नहीं है। चुनाव का फैसला जिन लोगों से होता है, जिनके इधर से उधर जाने से होता है, उनमें बड़े पैमाने पे शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है और ये शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि वो लोग बहुत जोर लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन छठे चरण में काफ़ी परेशानी साफ दिखाई पड़ी है। हुआ क्या था? पहले चरण में कहा गया कि ये तो साहब ये समस्याग्रस्त इलाका है। आपने किसानों का ज़िक्र किया। ये तो किसान समस्या वाला इलाका है। यहाँ परेशानी हो सकती है लेकिन इसके आगे तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरे, तीसरे चरण में पहला और दूसरा। फिर कहा तीसरा, चौथा, पाँचवाँ तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। लेकिन उन 3 चरणों में भी जितनी भी बातचीत मेरी हुई है, जितने विश्लेषण मैंने सुने हैं, जिनसे आपकी बात हुई होगी, लोग कह रहे हैं भाई बीजेपी कमज़ोर तो हुई है और बहुत जो बीजेपी के प्रति बहुत सहृदय है, वो भी कहता है, हाँ, कम तो होंगे लेकिन बहुत कम नहीं होंगे। अब समस्या ये है संतोष जी कि जो चीज़ कम होने लगेगी और ख़ास तौर पे वोट के संदर्भ में, वो कितनी कम होगी इसका कौन-सा रेगुलेटर है? शहर में कहीं मीटर लगा हुआ है कि इतने लोगों के कम होने के बाद से कम होना बंद कर दिया जाएगा? कम होगा और बड़े पैमाने पे लोग कह रहे हैं कि हाँ, कम तो होगा। इसका अर्थ है कि बहुत उनको दिखाई पड़ रहा है अपने चारों तरफ कि कम हो रहा है। कम हो रहा है दिखने का अर्थ है सत्तारूढ़ पार्टी के विषय में कि काफ़ी कम हो रहा है। क्योंकि जो विपक्ष को वोट देने वाला है, वो तो चुप्पा हो सकता है, जिसको अंडर करंट कहा जाता है। लेकिन जो सरकार को और वो भी ऐसी पार्टी को जिसके इतने जबरदस्त समर्थक मैदान में हों, जोर-जोर से घंटा बजा के आते हों, उसको किसका डर पड़ा है कि वो कहेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अगर वो शर्माते हुए कह रहा है कि हाँ, कम हो रहा है, इसका अर्थ है काफ़ी कम हो रहा है और ये काफ़ी चिंता की बात है। हालाँकि आखिर में मैं आपसे एक विश्लेषण चाहता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो प्रमुख नाम सामने आए हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और सबसे आखिर में प्रियंका गांधी, जिन्होंने कुछ छाप छोड़ने की कोशिश की। इन पांचों का मैं एक विश्लेषण आपसे चाहता हूँ। इनकी सोच का, इनके भाषण का, इनकी शैली का लोगों को कितना प्रभावित कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, या कर पाई है या नहीं कर पाई है। इन आधारों पर इन चारों लोगों का एक छोटा विश्लेषण आपसे चाहिए मुझे। देखिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो उनसे शुरुआत करता हूँ। लेकिन इस चुनाव में आप देखें तो वो लगभग अनुपस्थित हैं और वो जो भाषण दे रहे हैं, जो उनकी शैली है, वो करीब-करीब वही है जो थी। ये कुर्सी पे बैठे हुए आदमी की ज़ुबान नहीं है। ये कुर्सी पे बैठे हुए आदमी को ये नहीं कहना चाहिए कि विपक्ष के ये कर रहे हैं, वो विपक्ष के वो कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमारा किया हुआ आपको दिख रहा है, मेरा ख्याल है इतना पर्याप्त होता है। और अब जिस तरह से वो पोस्टरों से भी गायब हुए हैं,
उससे दिखता है कि वो तो बिल्कुल यकीनी तौर पर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, वो उस सिद्धांत में अब नीचे की तरफ जाने वाली जगह पहुँच चुके हैं। हालाँकि इसके पहले काफ़ी दम लगाया गया है कहने के लिए कि साहब ये तो अब भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अगले कैंडिडेट हैं। लेकिन अब मुझे शक होता है कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह जीत भी गई, अगर बहुत प्रचंड जीत गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो हल्के-फुल्के में जीती, तो फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएँगे, इसमें मुझे बहुत गंभीर संदेह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। वो जिस अंदाज में बातचीत कर रहे हैं आज भी, यूक्रेन के चुनाव को भी वो चाहते हैं कि उसका भी लाभ उठा लिया जाए। वो मंदिर में जाके डमरू भी बजाते हैं, मीटिंग्स की उनकी तस्वीरें आने लगी हैं। समस्या ये वहाँ भी प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय नेता हैं इस देश के, लेकिन इसके बावजूद उनकी छवि को धक्का लग रहा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। इसका एक उदाहरण आप वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन से आने वाले जहाज में नारे लगवा रहे हैं बच्चों से, उसमें आपको साफ दिखाई देता है। अब से 5 साल पहले अगर कोई मोदी का नाम ही ले देता, तो बहुत जयकारे लग जाते थे। अब अगर मोदी का नाम लेने के बाद आपको एक भी आवाज़ जवाब में सुनाई नहीं पड़ रही है, तो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी अपना जिसको जादू कहते हैं, वो खो रहे हैं और वो खोने के कारण है। आप जिस जगह पहुँच गए हैं और जहाँ 2 बार भारत का प्रधानमंत्री रहने के बाद इंसान को जो मैं योगी जी के लिए कह रहा हूँ, उसको आप कई गुना मल्टीप्लाई करके मोदी जी के लिए लागू कर सकते हैं। वहाँ रह के आपको जिस जिस ऊँचाई पे होना चाहिए, आप उस ऊँचाई के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आपका व्यवहार काफ़ी नीचे के स्तर का है और ऐसा नीचे का स्तर सुनने के साथ अगर जो मणिशंकर अय्यर ने कहा था कई कई साल पहले, जिसको ट्विस्ट करके काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वो बात अब फलीभूत होती दिख रही है और बहुत से लोग आप एक ख़ास बात देखिए, पहले आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कह दीजिए सोशल मीडिया पे, आपके लिए ये माहौल था कि अगर लोग पाएँ तो आपको डिजिटली पत्थर मार के मार डालेंगे। आज की तारीख में आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी कह के निकल सकते हैं। 2-4 10-20 भक्त आपके पीछे लगेंगे, लेकिन आपकी उस तरह से संसार कर दिया जाएगा आपको, ऐसी परिस्थिति नहीं रह गई है। यानी जो लोग बिल्कुल आँख बंद करके उनके पीछे थे, वो अब उनके पीछे उस अंदाज में नहीं रह गए हैं। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में अपने को ये दिखाया है कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। इस बार उन्होंने शुरू में ज़रूर किया, बीच में एक आध बयान उनकी पार्टी की तरफ से और उल्टे-सीधे आ गए हैं। लेकिन वो कोई भी विवादित बयान देने से बच रहे हैं, किसी भी चीज़ का जवाब देने से बच रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा के भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल जाएँ, वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो अपनी बात कहते हैं, अपने किए हुए काम और भविष्य के काम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या नहीं किया, ये वाली कहानियाँ गिना रहे हैं। कुछ उनके अंदर अब यहाँ पे जो आपने पहले सवाल पूछा था कि क्या कोई एजेंसी काम कर रही है? हो सकता है कि अखिलेश यादव ने किसी इमेज कंसल्टेंट से या किसी ऐसे व्यक्ति से कंसल्टेंसी ली है, जो एक पर्सनल कोच भी कहलाते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में पर्सनल कोच होते हैं, जो एक इंसान को अपना व्यवहार करना सिखाते हैं। क्योंकि वो अब जब टेलीविज़न चैनल्स में आ रहे हैं, तो वो काफ़ी हाज़िर-जवाबी का परिचय दे रहे हैं। अब हाज़िर-जवाबी कोई आदमी आपको आपके कान में तो सिखा नहीं सकता है। सामने बैठा हुआ एंकर आपसे सवाल पूछ रहा है और आप अचानक उससे कहते हैं कि साहब मैंने मैंने ईमानदार पत्रकारों की एक लिस्ट बनाई है। उसमें आपका भी नाम है। और ये सुनकर कोई चिढ़ जाए, आप सोचिए संतोष जी मैं आपको अभी कहूँ कि संतोष जी मैंने ईमानदार पत्रकारों की लिस्ट बनाई है और उसमें आपका नाम है और आप इससे चिढ़ जाएँ और मुझसे कहेंगे मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो अब कौन नहीं समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ? तो अखिलेश यादव तो अपने किए में सफल हो गए ना। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। उनके अंदर परिपक्वता आ गई है और वो इसका लाभ उठा रहे हैं और अगर उनको सरकार बनाने का मौका मिल जाता है, तो इस बात की उम्मीद काफ़ी है कि इस बार वो गलतियाँ नहीं दोहराएँगे जो पिछली बार उन्होंने बहुत बड़ा मौका मिलने के बाद की थी, जिसकी वजह से वो मौका उनके हाथ से गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने बहुत काम किया था। उनके किए हुए काम आज आप इस शहर में और इस प्रदेश में देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी छवि के साथ जो काम किया था, वो बहुत खराब थी। ये थी कि भई इनकी कोई सुनता नहीं है। ये साढ़े 3 मुख्यमंत्रियों की सरकार है जिसमें आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, बाकी 3 मुख्यमंत्री कौन-कौन है आपको पता ही है।
और अखिलेश शायद इस बात का को एहसास नहीं कर पाए कि 2012 में उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया था। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को, शिवपाल सिंह यादव को या राम गोपाल यादव को वोट नहीं दिया था। अखिलेश को यह गलतफहमी रही कि मैं पिताजी के प्रताप से जीता हूं और मुझे इनकी और इनके बाकी साथियों की बातें पूरे धर्म भाव से सुननी है। अगर अखिलेश यादव ने जो बगावत 4.5 साल बाद की, वो 3 महीने बाद कर दी होती, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को आज ये चर्चा करने की जरूरत होती। आज हम लोग शायद इस बात पे चर्चा कर रहे होते कि अखिलेश की सरकार जाएगी या रहेगी, क्योंकि अखिलेश के हारने का और कोई कारण नहीं था। अगर उन्होंने जो वादे किए थे उसके अनुरूप व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ते। काम किया है उन्होंने, लेकिन काम करते हुए दिखाई नहीं पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो परिपक्व हो गए हैं और उसका फायदा उनको मिलेगा। जयंत चौधरी एक अच्छे राजनेता की तरह, समझदार राजनेता की तरह सामने आए हैं, जिन्होंने ये समझ लिया कि मैं अकेले सरकार बना नहीं सकता हूं। मेरा एक सीमित प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन मैं इसका इस वक्त, आज की तारीख में, आज की परिस्थिति में सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या कर सकता हूं। मैं किसके साथ जाऊं तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा भी दिखूंगा, काम भी कर रहा हूंगा और अपनी ताकत भी बढ़ा लूंगा। और मुझे लगता है कि कल को सरकार अगर बन जाती है और उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो जयंत चौधरी अपनी छवि और सुधारने का काम जरूर कर सकते हैं। अब बिल्कुल। बची प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी, जिनके बारे में बरसों से कहा जा रहा है कि साहब बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। तो वो बंद मुट्ठी तो खुल चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कई बार नौकरियों से निकाला गया हूँ करियर के शुरुआत में, संतोष जी। 3-4 अखबार बंद हो गए एक के बाद एक, जहां मैं नौकरी करता था वो बंद हो जाता था। तो दूसरी नौकरी ढूंढता था, तब बड़ा दुख होता था, बुरा लगता था, लेकिन आज लगता है कि बड़ा लाभ हुआ। नए-नए अनुभव, फिर ज़मीन से शुरू करने का अनुभव, टेलीविज़न में गए तो फिर नए सिरे से शुरू किया। उससे आज मुझे दिखता है कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ। तो प्रियंका गांधी ने पीछे जो कुछ गँवाया हो, जो कुछ किया हो, उस अनुभव का लाभ दिखाई पड़ रहा है। एक तो उन्होंने बहुत समय अमेठी में ज़मीनी काम किया है। जब वो अपनी माता के लिए या अपने भाई के लिए रायबरेली अमेठी के गाँव में घूमती थीं, और उस वक़्त मैंने देखा है कि वो गाँव में जाके चुपचाप लोगों से बात करती थी, मिलती थी। मीडिया वगैरह के लोग, हम लोग जाते थे तो उनको वो सिक्योरिटी दूर भगा देती थी कि नहीं, कोई सवाल-ववाल नहीं, देख लीजिए बस, सवाल मत कीजिएगा। तो वो एक तरह से उसमें घुल-मिल के रहती थी। और यही वजह है कि प्रियंका को लेके बहुत सारी उम्मीदें थीं कि वो, उन्होंने राजनीति का ग्राउंड वर्क किया हुआ है। तो लोग सोचते थे यही प्रियंका कल को कैंडिडेट बन के सामने आएँगी तो पार्टी का भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन प्रियंका लगातार एक, मतलब राहुल को रिलक्टेंट कहें तो प्रियंका तो रिलक्टेंट इंटू 5 है, कि सब कुछ करने के बावजूद, नहीं ठीक है, शायद तो अब परिवार में क्या समीकरण चलते हैं पता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोजेक्ट करती रही, आज भी कर रही है। लेकिन इस चुनाव में प्रियंका ने, मेरा ख्याल है अगर कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखेंगे, तो राजनीतिक योगदान प्रियंका गांधी का सबसे ज्यादा है। और अगर अखिलेश यादव सरकार बना लेते हैं और उन्हें जाकर किसी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए, तो वो प्रियंका गांधी को ही देना चाहिए। क्योंकि माहौल बनाने में, माहौल बदलने में उनकी जो भूमिका है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस वक़्त कोई राजनीतिक दल बाहर नहीं निकल रहा था, वो सड़क पे जाके लड़ाई लड़ रही थी। वो कोरोना के काल में लोगों का सवाल हो, वो किसानों का सवाल हो, हाथरस में जाके उस लड़की के परिवार से मिलने का सवाल हो, अलग-अलग जगहों पे आप देखिए प्रियंका ने मौके पर जाके काम किया है, एक ग्राउंडेड पॉलिटिशियन की तरह। मुझे लगता है वो ये बात समझती हैं कि उनकी पार्टी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस हालत में है नहीं कि उत्तर प्रदेश में सीरियस चुनौती खड़ी कर सके, और अगर वो बहुत गंभीरता से वो चुनौती खड़ी करने के चक्कर में पड़ी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। इसलिए वो एक तरह से, ये कहा नहीं गया है, किसी ने कहा नहीं है, मेरा अनुमान है कि वो एक कैलिब्रेटेड अप्रोच से काम कर रही हैं कि उतनी कोशिश करो जिससे अपने को लाभ हो जाए, लेकिन बगल वाले को नुकसान ना होने पाए। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में वो क्या भूमिका निभाएंगी, और उस वक्त वो अखिलेश यादव के साथ किस तरह से रिश्ता रखती हैं या कैसे बार्गेन करती हैं, इस पर मुझे लगता है सिर्फ प्रियंका गांधी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का भविष्य भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपने देखा आलोक जोशी जी का विश्लेषण
और उन्होंने इस विश्लेषण के बहाने आपको कुछ सूत्र दिए हैं, जिन सूत्रों से आप लोगों को नाप सकते हैं, उम्मीदवारों को नाप सकते हैं, नेताओं को नाप सकते हैं। और यही एक अच्छे संपादक की या अच्छे पत्रकार की खासियत होती है कि वो आपको किसी एक दिशा में न धकेले, आप निर्णायक बने लेकिन निर्णय करने के आधार क्या हों ये आपको समझा दे, बिना ये कहे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। आलोक जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने जिस तरीके से आज अभी मुझसे बातचीत की, आपने मुझे भी बहुत सिखाया कि क्या-क्या चीज़ें मैं भूल रहा था, उसे आपने पुनः याद दिलाया और मैं बस एक आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही हमेशा बने रहें। आजकल मेरे यहाँ जो ऐसे तीखे पत्रकार आते हैं, उनसे मैं यही कहता हूँ कि अगर कहीं कोई ईश्वर है, देवता है या जो मैं कहता हूँ ईमानदारी का देवता है, वो आपके साथ हमेशा बना रहे और ये साहस आपको हमेशा मिलता रहे कि आप अपने रास्ते से डिगे नहीं। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक बार हम मिलेंगे जब ये नतीजा आ जाएगा, तब देखेंगे कि वो नतीजा क्यों नहीं आया जो आपने सोचा था या क्यों आया जो आपने सोचा था, जो आपने बताया था। तो उसके बाद मिलते हैं, पर आज बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों। आपने मुलाकात आलोक जोशी को की जी, और 1 मिनट। आप शुभकामनाओं के लिए और ये शुभकामनाएँ मेरी तरफ से भी आपके लिए भी, जिसको कहते हैं सेम टू यू। जो मंगल कामनाएँ आप मेरे लिए कर रहे हैं, वही आपके लिए मेरी तरफ से भी है। दोस्तों, आपने आलोक जोशी को देख करके, जो समझ करके, सुन करके, जो आपके मन में प्रतिक्रिया हो, आप भेजिएगा, हम उसे आलोक जी के साथ भी साझा करेंगे और उन प्रतिक्रियाओं से मुझे ये पता चलेगा कि आपने समझा कितना। जो आलोक जोशी जी कह रहे हैं, वो आपने समझा या आपको वो बेकार लगा। ये जानने की मेरी ज़रूर इच्छा होती है और आप बड़ी संख्या में अपनी प्रतिक्रियाएँ भेजते हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आलोक जी, आपको पुनः धन्यवाद और प्रोग्राम में समाप्त करने की अनुमति आपसे चाहता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।